लौटते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के जो नया कानून सरकार बना रही है, जिसके लिए जेपीसी ने कहा है कि इसकी मियाद बढ़ाई जानी चाहिए, मियाद बढ़ाई जाएगी। यानी कि जेपीसी के पास यह मामला अभी रहेगा, वहाँ से वो सदन के भीतर आएगा और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वक्फ के बारे में जो भी फैसला है वो सही लिया जाएगा। यह एक ऐसी व्यवस्था ज़रूर है जिस व्यवस्था में एक बॉडी को, जो एक समुदाय विशेष के धर्मस्थलों का और उससे जुड़ी इमारतों का जिम्मा संभालती है, देख रेख करती है, उसको बेहिसाब अधिकार दिए गए। और अधिकार ऐसा है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति को कह देता है कि वो उसका है, यानी कि उसकी दावेदारी जहाँ कहीं भी आकर के ठहर जाती है, वहाँ वो संपत्ति उसकी मान ली जाती है। और सामने वाला अगर उसका मालिक है तो उसके ऊपर ये जिम्मा होता है कि वो जाकर के साबित कर पाए कि हाँ, ये ज़मीन वक्फ की नहीं है, उसकी है। और साबित करने के लिए उसको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। सरकार इस नियम में बदलाव करना चाहती है, अदालतों का रास्ता खुले, जिला कलेक्टर के पास अधिकार हो कि वेरीफाई कर पाए कि ये वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर, जिस संपत्ति पर दावा करता है, वाकई वो दावा सही है या नहीं। और इंडिया न्यूज़ बहुत लंबे समय से कहता रहा है कि वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों पर दावा करता है जिसका वो हकदार नहीं है। इसलिए हम एक सीरीज़ अब चलाने जा रहे हैं कि किन किन शहरों में कहाँ कहाँ वक्फ बोर्ड ने नाजायज़ तरीके से संपत्ति अपने कब्जे में बना रखी है, और सबूत इस बात के हैं कि उसके ऊपर, उस संपत्ति या जायदाद के ऊपर वक्फ बोर्ड का कहीं से कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। सबसे पहले मैं आपको आज लखनऊ ले चलूंगा और इंदौर, गुड़गांव, इन तीन जगहों पर तीन संपत्ति मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लखनऊ में करबला अब्बास बाग, सालों से इस पर विवाद चल रहा है। वक्फ बोर्ड इस पर दावा जताता है। 1967 में मुंसिफ साउथ लखनऊ में इस मामले पर केस भी चला और 1981 में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। फैसले का आधार था करबला अब्बास बाग में सालों से बेनामों के आधार पर बसी दुकानें और बस्तियां। इनमें मारुति शोरूम, कुमार गोल्ड स्टोरेज, आर लॉन, पुरानी बस्ती, ये बेनामी संपत्तियां रही हैं और इस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा बना रहा है। 1967 में जब मामला मुंसिफ साउथ लखनऊ में पहुंचा तो उस मुकदमे में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उस समय के 9 मौलाना भी पार्टी थे। 2015 में हाईकोर्ट में सदर एसडीएम ने हलफनामा लगाया। हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर को इसका निस्तारण करने का आदेश दिया। एडीएम ने जांच की और जो हलफनामा दायर किया गया उसके मुताबिक खसरा नंबर 18 मोहल्ला रजबगंज वक्फ की संपत्ति साबित नहीं हुई। फिर 2022 में तहसील की जांच हुई, उसमें खसरा नंबर 18 वक्फ संपत्ति साबित नहीं हुई। फिर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ने 2024 में मार्च में अपनी रिपोर्ट लगाई जिसमें उसने साफ कहा कि यह वक्फ संपत्ति नहीं है। और आज तक शिया बोर्ड अपनी ओरिजिनल डीड, मतलब मालिकाना हक के कागजात कहीं भी पेश नहीं कर पाया है। अब इसी करबला अब्बास बाग पर शिया धर्मगुरु मौलाना कलवत जब्बार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यह जमीन वक्फ की है और यह वक्फ को दी जाए। जब प्रशासन और एलडीए में कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अब मौलाना कलवत जब्बार कौम का सहारा लेने लगे हैं। मुस्लिम समाज को फ्री जमीन देने का लालच देकर करबला अब्बास बाग में इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। मुफ्त के जमीन के लिए लोग बड़ी तादाद में करबला अब्बास पहुंच रहे हैं और भीड़ में महिलाएं भी हैं जो अपना आधार कार्ड इस उम्मीद से जमा कर रही हैं कि इस करबला मैदान में उनको भी जमीन मिलेगी। अब मौलाना क्या कह रहे हैं, आप इसको सुनिए। हमारी जो है जांच व्यवस्था निगरानी रहेगी पूरे ऊपर। हमारा ड्रोन जो है वो कहतेगा कि कोई भी एक बारात बना है, कोई नाजायज नहीं बना रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर यहाँ पर नाजायज बनाते हुए देखा गया किसी को तो फिर हम पब्लिक को इजाजत देंगे खुद जाकर कब्जा करने हैं। अब इंडिया न्यूज़ देश भर में उन जगहों का मौके पर मुआयना कर रहा है जहां वक्फ बोर्ड दूसरों की संपत्ति पर दावा तो करता है लेकिन कागजात के नाम पर उसके पास कुछ नहीं। लखनऊ में मेरे सहयोगी सैयद फिरोज आलम ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, मैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ की एक ऐसी जमीन पर जहां पर पिछले काफी समय से
इस ज़मीन को दावा किया जा रहा है कि ये ज़मीन वक्फ की है, यानी वक्फ को करबला अब्बास बाग की ये ज़मीन है। हालांकि जो यहाँ के मालिक हैं ज़मीन के, उनका कहना है कि ये ज़मीन प्राइवेट है, लेकिन काफ़ी दिनों से इस ज़मीन पर वक्फ अपना अधिकार जमाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इस ज़मीन को वक्फ में शामिल किया जाए। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ये अनाकी कॉलोनी है। यहाँ पर कई मकान यहाँ के ऊपर बने हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें यहाँ के ऊपर तनी हुई और काफ़ी समय से यहाँ के ऊपर ये काम चल रहा है। लोग इनके पास ये दावा है कि हमारे पास रजिस्ट्री यहाँ की है और ये ज़मीन प्राइवेट है, लेकिन वक्फ जो है इस ज़मीन को लेने के लिए लगातार किसी न किसी तरीके से कोशिश करता रहा है। और अभी हाल ही में जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था कि वक्फ करबला अब्बास बाग में मौलाना कल्बे जव्वाद जो शिया धर्म गुरु हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये ज़मीन वक्फ की है और अगर हमको नहीं वापस की जाती है तो हम कौम के यानी कि शिया समुदाय के लोगों को बुला करके ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा देंगे। उसको लेकर कल एक विशेष अभियान भी यहाँ पर चलाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, पुरुष सभी लोग ने आकर यहाँ पर अपना अपना आधार जमा किया। उनका कहना था कि आधार आप लोग यहाँ जमा करिए और जो भी गरीब लोग होगा उसको हम ये ज़मीन जो यहाँ पर बनी हुई कॉलोनी है, इस प्राइवेट कॉलोनी पर ये बोला था कि ज़मीन जो है हम गरीब लोगों को देंगे। बहरहाल जो ज़मीन के ऑनर हैं यहाँ के, वो भी हमारे साथ में हैं। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, हम खुद उनसे इस बात को समझ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र राजपूत। राजपूत जी, इधर वक्फ करबला अब्बास बाग को लेके तमाम बातें हो रही हैं कि ये ज़मीन वक्फ की है। काफ़ी हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी आए और आवेदन लोग कर रहे हैं ज़मीन को लेने के लिए, फ्री में ज़मीन दी जाएगी। ज़मीन है ना कि आप बता रहे हैं कि प्राइवेट है, क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों इस पर विवाद इतना? ये इनके कहने पे थोड़ी वफ़ हो जाएगा। वफ़ साबित करने के लिए कागज़ होना चाहिए। हमारे पास 1962 का बैनामा है, हमारे दादाजी ने इसका बैनामा कराया था। उसके पहले कोल्ड स्टोर का बैनामा है, आर लाना रची टंडन जी का बैनामा है, उधर देवलोक कालन का बैनामा है, सबका बैनामा है। ये ज़मीन प्राइवेट है, हम लोगों ने खरीदी है। ये जबरन ये इसको जो है साबित कर रहे हैं कि वफ़ है, वफ़ है, वफ़ है, और कौम का डर लगा दिखा के हम लोगों का कब्जा करना चाहते हैं ज़मीन पे। हमारा जो है रजिस्ट्री है, हमारे पास बैनामा है इसका पुराना, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, ये इसका कागज़ है। ये हलफनामा दिया गया है कोर्ट की तरफ से? कोर्ट की तरफ से, उसमें एसडीएम की तरफ से, एसडीएम की तरफ से ये हलफनामा दिए हैं। ये इसमें साफ साफ लिखा है कि कहीं भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। ये देखिए लिखा है। अच्छा, ये कब से आपने बताई कि ज़मीन आपके पास, आपके कब्जे में है? 1962। उससे पहले क्या होता था? उसके पहले यहाँ पे खेती होती थी। 1945 में हमारे बाबा जी खेती करते थे इसमें। एक समय ऐसा आया कि जब उनके जो इनके वो मलका बेगम, जवानी बेगम थी, उनके को उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, तो बाबा जी ने सर पैसे दे के बैनामा करा लिया था। बैनामा होने के बाद में तब से वो जोत रहे थे, अभी तक बोते जोते रहे। फिर बाबा जी खत्म हो गए, फिर उसके पिताजी जोते बोते रहे। अब कोई नहीं रहा तो हमने उसको प्लानिंग कर दी। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जिन लोगों के पास बैनामा है, उन संपत्तियों के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर भी वक्फ बोर्ड का दावा हो जाता है। और आप अभी लखनऊ में देख रहे हैं फिरोज़, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, मेरे साथ हैं। फिरोज़, ये अजीब सी धांधली है। अदालतों के ज़रिए, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, लोकल बॉडी के ज़रिए जो ज़मीन वक्फ की नहीं मानी गई, वहाँ भी वक्फ की दावेदारी हो जाती है। जी बिल्कुल, यही बड़ा ताज्जुब होता है कि जब आप मौलाना के पास जाते हैं तो वो अपने पेपर लेकर के खड़े हो जाते हैं, जब प्राइवेट जमीन पे जाते हैं तो वो दिखाते हैं, वो दुआएं देने लगते हैं कि साहब पेपर हमारे पास पूरे हैं, इसमें साफ तौर पे जो है ये बताया गया है कि जो है वक्फ की संपत्ति ये नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लगातार मौलाना कल्बे जव्वाद जो है वो इस जमीन को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। और अब तो समझिए पिछले आज तीसरा दिन है, 3 दिन से लगातार जो मुस्लिम महिलाएं हैं
वो यहाँ पर लगातार अपना आधार कार्ड इस उम्मीद से जमा कर रही हैं कि यहाँ पर हमको जमीन दी जाएगी, क्योंकि उन लोगों से कहा गया है, 4-5 दिन का यहाँ पे कैंप लगाया गया है, आप सभी लोग आकर के अपना आधार जमा करिए। जो भी गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, परेशान हैं, जिनका कोई नहीं है, उन लोगों को इस संपत्ति पर आप लोगों को जगहें दी जाएंगी, यहाँ पे फुल हो जाएंगी। तो दूसरी जो वक्फ की जमीनें बताई जा रही है कि सामने का जो एरिया इसी करबला अब्बास बाग के जो सामने का एरिया है, बताया जा रहा है कि वो भी करबला अब्बास बाग की ही जमीन में आता है। तो बता रहे हैं बहुत बड़ा ये एरिया है, उन सब जगहों के ऊपर हम इन लोगों को मकान देंगे। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में लगभग हमारे ख्याल से 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने यहाँ के ऊपर फार्म जमा कर दिए। बड़ी बात यह है कि महिलाएं बड़ी आस बड़ी उम्मीद से यहाँ के ऊपर पहुंच रही हैं कि हमको मकान दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मौलाना किस तरीके से इस जमीन पर इन महिलाओं को जो है वो जगह देते हैं, क्योंकि यहाँ तो साहब जब आते हैं प्राइवेट जमीन के ऊपर तो ये तो अपना कागज लेकर के खड़े हुए हैं कि साहब 1967 से जो है ये जमीन हमारे पास है, इससे पहले हमारे बाबा जो है इसको जोत बो रहे थे। ठीक और है ये फिरोज, पूरे एक मिनट। जिन लोगों की दावेदारी है 1967 से ज़मीन हमारी है, अचानक बोर्ड कहता है कि ये हमारा है, यहाँ इस ज़मीन पर हम लोगों को बसाएंगे। जावेद अहमद साहब, आप वक्फ वेलफेयर फोरम के से जुड़े हुए हैं, ये तो धांधली है ना, कागज पत्तर कुछ नहीं है, लेकिन हम बस दावा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। जैसा प्रस्तुतिकरण है आपके रिपोर्टर की तरफ से, तो ये जो मामला है ये 1359 एक फसली रिकॉर्ड है जो सरकार और कोर्ट ने कई बार इस पे रोशनी डाला है कि जिन संपत्तियों का 1359 यानी 1951 में अगर राजस्व रिकॉर्ड में अभिलेखों में अगर दर्ज है तो वो संपत्ति वक्फ मानी जाएगी। ये रिकॉर्ड जरूर तहसील एसडीएम के पास होगी। और मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा, सिर्फ इसी करबले की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में तमाम मजहब के मानने वालों का यूज़र होता है, टेम्पल यूज़र होता है, वक्फ बाई यूज़र होता है, सिख एस्टेब्लिशमेंट का यूज़र होता है। तो इस तरह के जो यूज़र होते हैं ये कदीम और प्राचीन होते हैं। तो अगर आप इसको उस रोशनी में देखेंगे तो ये जरूर इसके कागजात होंगे। कागजात ये 1962 का जो ये दावा कर रहे हैं, तो उससे पहले जो मैंने बताया कि रेफरेंस पॉइंट जो है जावेद अहमद साहब, एक बहुत सीधी और सपाट बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाई कोर्ट कहता है कि इसकी पड़ताल करो, एसडीएम के पास जांच आती है, एडीएम के तहत जांच होती है, रिपोर्ट जाती है कि नहीं ये वक्फ की नहीं है। तो आप जितना कुछ कह रहे हैं, क्या सरकारी अधिकारियों को, प्रशासन को इसकी समझ नहीं है कि वो जांच पड़ताल करके वहां तक जाए जहां तक आप लकीर लेकर जा रहे हैं? बिल्कुल होगी। तो फिर आप जमीन अपने कब्जे में लेकर के कैसे लोगों को कहें कि आप यहाँ आइए, हम आपको बसाते हैं? नहीं, देखिए ये पूरा प्रोसेस जो है ये लीगल है। अगर कोई वक्फ बोर्ड की जमीन पे यानी वक्फ संपत्ति पे, जब संपत्ति वक्फ की है ही नहीं तो उसकी एक तो कैसे? मैं उस प्रक्रिया के यार मित्तल साहब, क्योंकि आज मैं बहुत जगहों पर चलूंगा और मैं चाहता हूं आप दोनों मेहमानों से आप हमारे साथ बने रहिएगा, जावेद अहमद साहब और मित्तल साहब दोनों। मित्तल साहब चूंकि आप फॉर्मर जस्टिस हैं, मुझे आप सर ये बताइए कि देश भर में बेनामी संपत्तियों के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर, या जिन लोगों के पास कागजात है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन उसके ऊपर वक्फ लगातार कब्जा करता चला जा रहा है। आज 8.5 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का वो मालिक है, इस देश में तीसरा सबसे बड़ा ज़मींदार है। ये कोई कानून नहीं है क्या रोकने के लिए? देखिए, वक्फ का कानून 1930 का था, उसके बाद 1954 में आया और इस पर समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 4 साल सिविल जज लखनऊ रहा और सिविल जज लखनऊ रहने के दौरान उत्तर प्रदेश के जितने भी वक्फ थे उनके सारे मुकदमों को सुनने का अधिकार मेरे न्यायालय को था, सिविल जज लखनऊ को। सभी लोग अच्छी तरह जानते हो। और सैकड़ों मुकदमे मैंने वक्फ के तय किए जी। श्रीमान जी, वक्फ जो है 3 प्रकार का होता है। एक चैरिटेबल वक्फ होता है, एक फैमिली वक्फ होता है और एक जॉइंट वक्फ होता है। ये वक्फ पब्लिक वक्फ भी हो सकता है और प्राइवेट वक्फ भी हो सकता है। इसमें हनफी कानून और शिया कानून दोनों अलग अलग हैं। मुख्य बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का मालिक है तभी वह वक्फ किसी संपत्ति को कर सकता है। और इसमें प्रतिबंध ये भी है कि वो अपनी कुल संपत्ति का 1/3 ही वक्फ कर सकता है। और अगर 1/3 से ज्यादा अपनी संपत्ति का वक्फ करना चाहता है तो उसे अपने सभी उत्तराधिकारियों से अनुमति और कंसेंट लेनी होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है
कि जो तथाकथित वक्फ जिस व्यक्ति ने किया है वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक था या नहीं था। अगर वो व्यक्ति अपने मालिकाने हक के कागजात दिखा देता है और उसके बाद वक्फ करके वक्फ बोर्ड को वो एक बटी संपत्ति या संपूर्ण संपत्ति अगर सभी उत्तराधिकारियों से उन्होंने परमिशन ले ली है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर हो जाती है और वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को अपने रजिस्टर में इंदराज कर लेते हैं और उसके ऊपर एक मुतवल्ली जो उस संपत्ति की देखरेख करेगा वो नियुक्त कर दिया जाता है। पारिवारिक ट्रस्ट में पारिवारिक वक्फ में परिवार के ही किसी व्यक्ति को मुतवल्ली तय कर दिया जाता है और मुतवल्ली का यह दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो उस संपत्ति की अच्छी प्रकार से देखरेख करे। सर ठीक है, ये नियम कायदे हैं। उस संपत्ति की आमदनी को वक्फ बोर्ड में जमा करे और जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बनाया गया है, मान लीजिए यतीमों मजलूमों की सेवा के लिए बनाया गया है तो उनमें वो पैसा खर्च हो, अगर परिवार की भलाई के लिए बनाया गया है तो परिवार के लोगों के ऊपर उसका पैसा खर्च हो। कानूनी व्यवस्था है जो मित्तल साहब कह रहे हैं। अब देश के अलग हिस्सों में, सर मैं आता हूं आपका स्लॉट करके, चूंकि जैसे लखनऊ है वैसे इंदौर। एक बात कहना चाहूंगा मैं जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपत्ति वक्फ की बताई जा रही है और जिसके द्वारा वक्फ किया गया है वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी सड़क को कह दूं कि साहब ये आज से तो सर ऐसे तो सारी संपत्तियां वापस हो जाएंगी, मुझे मालिक होना चाहिए। अभी हमारे रिपोर्टर जो हैं, अभी फिरोज ने लखनऊ में जिस संपत्ति पर कलवे जवाद साहब दावा करें कि वक्फ का है, उनके पास तो कोई अपना ऐसा नहीं है जो कहे कि हमने वक्फ किया है। अब मैं आपको सर इंदौर लेकर चलता हूं। इंदौर में भी वैसे करबला का मैदान है और एहतियाब हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी है। इंदौर में भी यही मामला, करबला मैदान पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। करबला मैदान की जो जमीन है वो 6.70 एकड़ है, यानी लगभग 6.25 एकड़ मानिए आप। ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है जैसे लखनऊ की है और ये इंदौर के लालबाग के पास है। ये जिस लोकेशन पर है उस जमीन की कीमत ऐसे लोग बता रहे हैं कि अरबों में है। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा करता रहा है, लेकिन जब मामला जिला और सत्र न्यायालय इंदौर में पहुंचा तो कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को रद्द कर दिया और नगर निगम के पक्ष में उसने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि सबूतों और कागजात के आधार पर करबला मैदान का मालिकाना हक नगर निगम के पास होना चाहिए। नगर निगम के पास ही है, अधिकारी वही उसका है। नगर निगम ने वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ दीवानी अपील दायर की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया। नगर निगम ने अपनी अपील में पंच मुसलमान करबला मैदान कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया था। वक्फ बोर्ड ये साबित नहीं कर सका कि करबला मैदान वक्फ की संपत्ति है। असल में मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग सालों से करबला मैदान की खाली जमीन पर ताजिया ठंडा करने के लिए वहां जाते हैं, एक रस्म है। इसी आधार पर वक्फ ने कहा कि ये चूंकि यहाँ मुसलमान आकर के ताजिया ठंडा करते हैं, ये परंपरा से हमारी ज़मीन रही है, इसलिए ये हमारी है, मालिकाना हक भी मेरा ही है। अब जिला अदालत के फैसले के बाद नगर निगम ने यहाँ पर अपना बोर्ड लगा दिया है और ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब ये जो वहाँ के मेयर हैं उनका बयान सुनिए, फिर अपने सहयोगी के पास चलता हूँ और ये चर्चा फिर आगे बढ़ाते हैं। करबला की ज़मीन को माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छे फैसले से नगर निगम की संपत्ति घोषित किया है, संपत्ति को नगर निगम का मालिक बताया है और उसी आधार पर और 1925 के रिकॉर्ड के आधार पर नगर निगम उस भूमि का मालिक है। इस फैसले के बावजूद भी कुछ लोगों ने पत्र लिखकर इसको भाजपा की साजिश बताया है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय पर विश्वास रखें और न्यायालय के फैसलों का सम्मान भी करें। ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी एहतियाब शेख की है इंदौर से, और एहतियाब बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारी चीज़ों को खंगालने, जानने, परखने के बाद वो अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं और यह तो कोर्ट का फैसला है। एहतियाब, ये जो अरबों की संपत्ति है, इस पर जिसका हक नहीं है, सर मैं आ रहा हूँ, मित्तल साहब आपके साथ आ रहा हूँ, जिसका हक नहीं है उसका मालिक मुख्तार बना बैठा है।
बेशक राणा सर, मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। कहानी शुरू होती है 150 साल पहले। 150 साल पहले उस वक्त होलकर राज हुआ करता था। इंदौर के शासक होलकर हुआ करते थे। होलकर महाराज ने मुसलमानों को करबला के दिन, चूंकि यहाँ जिस जमीन की बात की जा रही है वहां एक धोबी घाट उस दौर में भी था। उस धोबी घाट पर करबला मैदान नाम देते हुए मुहर्रम के दिन ताजिए ठंडे करने की इजाजत दी गई थी। दैट मीन्स आप वहां जाके अपने ताजिए ठंडे कर सकते हैं मुहर्रम के दिन। बाकी के वक्त वो रहता था धोबी घाट। आजादी मिली, आजादी के बाद में जाहिर से बात है राजवंशों की जो संपत्तियां थी वो कहीं ना कहीं सरकारी संपत्तियां कन्वर्ट हो गई। सरकारी संपत्ति में कन्वर्ट होने के बाद नगर निगम का अख्तियार आता है। नगर निगम के अख्तियार के साथ आते हैं 29 जनवरी 1984 वक्फ बोर्ड में इस जमीन का, करबला की जो 6.7 एकर्स की जमीन है, उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में कर दिया जाता है। पंच मुसलमान एक कमेटी है जो कि इस बात को दावा करती है कि जमीन उनकी है। हालांकि ये जमीन कहा जाए तो कागजी तौर के ऊपर और लीगली तौर के ऊपर, एज अ जर्नलिस्ट राणा सर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही सीधे से लॉजिक्स की बात करते हैं तो लॉजिक्स में साफ जाहिर होता है कि सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन का रजिस्ट्रेशन आपने 1984 के अंदर अपने नाम पे वक्फ बोर्ड पर कर लिया। मामला जाता है नगर निगम की तरफ से, फरियाद लगाई जाती है, नगर निगम की तरफ से केस लगाया जाता है, दीवानी केस लगता है। उस मामले के अंदर जिला और सत्र न्यायालय का 14 सितंबर को फैसला आता है जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ही सामने मौजूद होते हैं और उसकी पूरी बारीकी के साथ में हर डॉक्यूमेंट्स को देखे जाने के बाद में कोर्ट का फैसला ये आता है कि इसका जो मालिकाना हक है वो नगर निगम इंदौर का है। तो निश्चित रूप से जब ये फैसला सामने आता है तो इंदौर के मेयर पुष्पेंद्र भार्गव के साथ में इंदौर नगर निगम की टीम वहां जाती है और जमीन का जो है वो कब्जा वहां पर लेती है और अपना बोर्ड वहां लगाती है। इसके बाद की कहानी ये होती है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम अपर कोर्ट के अंदर जाएंगे। इस मामले में नगर निगम केवियट लगा देती है इस पूरे मामले के अंदर, चूंकि ये मामला कागजों को पूरी तरीके से बारीकी के साथ में देखने के बाद में न्यायालय से ये फैसला दिया गया कि ये जो संपत्ति है 6.7 एकर्स की, जिसे कि करबला बोला जाता है, करबला मैदान कहा जाता है, दरअसल में एक धोबी घाट था। होलकर राजवंश के दौर में उनको इजाजत इस बात की दी गई थी कि आप आते हैं तियाब। गुड, बहुत अच्छे। जावेद अहमद साहब, ये रजवाड़ों रियासतों की ज़मीनें, उनकी सारी जायदाद सरकार की हो गई और करबला मैदान पर दावा ये है कि ये वक्फ की संपत्ति है। मैं यही कहता हूँ ना कि ये ऐसी दादागिरी है जो पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है और बहुत लंबे समय से वोट की राजनीति ने बहुतों की ज़ुबान गांठ रखी थी और उसके चलते लोग बोलते नहीं थे। कानूनन जिसका हक बनता है उसके हिस्से में जानी चाहिए। अगर सरकारी संपत्ति सरकार के पास जानी चाहिए। अगर किसी के पास उसके बाप दादा पुरखों के नाम पर संपत्ति है और वक्फ ने कब्जा कर रखा है तो उसके पास जानी चाहिए। ये तो इंसाफ है, लेकिन इंसाफ का रास्ता रोक करके बैठना ना मुनासिब है और ना गैर वाजिब है। तो अब आपने देखा कि लखनऊ और इंदौर दो मामले हमने आपके सामने रखे। इसमें मुझे राणा साहब कुछ चंद सेकंड दे तो मैं थोड़ा सा इसको नहीं सर, आप मिनट लीजिए ना। राणा साहब, अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के धर्मार्थ का सर्वे कलेक्टिव भारत सरकार ने नहीं कराया है। रिकॉर्ड ये बताता है कि 1911 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथाल परगना, हिंदुस्तान और जो आपका पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, कभी एक हुआ करता, तो एक सर्वे हुआ जिसमें सभी के धर्मार्थ का इंदराज हुआ। उसके बाद एक फौरी तौर पे, मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है, एक अभी 2019 में भारत सरकार ने, इसी बीजेपी लीड गवर्नमेंट ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसमें पूरे हिंदुस्तान के वक्फ प्रॉपर्टी संपत्तियों का जियो टैगिंग और रजिस्ट्रेशन, जियो टैगिंग और सर्वे हुआ। उस सर्वे में जो आंकड़ों का जो हाइपर कह सकते हैं, जो अप्रत्याशित जो दर्शाया गया, उसको आपको मैं इस एक लाइन में ये समझा सकता हूं कि जिस मकान में आप रहते हैं उसका एक टाइटल है, उसका मकान नंबर 100 हो सकता है। जब जियो टैगिंग होती है तो उस मकान के अंदर जितने बाथरूम, कमरे, मकान, कोर्टयार्ड सब थे, उनकी संख्या को उसमें इंदराज कर लिया जाता है। जब उस सर्वे को कंपाइल किया गया, अभी अनफॉर्चुनेटली 80% ही सर्वे हुआ, उस सर्वे में 4.5 लाख से लेके वो प्रॉपर्टी 8 लाख कुछ हो जाती है, जिसका बार बार ये नैरेटिव जावेद अहमद साहब, एक बहुत छोटा, मैं समझ गया, आप इस मामले को बहुत अतीत में लेकर के जा रहे हैं और ये मामला फंस रहा है। हाँ। तो जो वक्फ बाय यूजर है, अगर सर्वे हो जाए, मेरा सिर्फ ये सबमिशन है
कि अगर धर्मार्थों का सर्वे हो जाए, क्यों नहीं वक्फी हो। और जैसा आपने 2 उदाहरण दिया, तो जमीन का मालिक होना नंबर 1 पहला होना चाहिए जिस डिपार्टमेंट का है, जो कंपिटेंट कोर्ट है, अथॉरिटी है, जैसे ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, या जो उसके ऊपर कोर्ट है। सर, अभी अगर तक वो तो दावे रास्ता साबित हो रहे अभी हैं, तक तो ये रास्ता प्रोविजन बंद था, था ना। तो ये उनका अब अधिकार ये होना जो चाहिए। विरोध है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ केसेस हमने रखे हैं सिर्फ इसलिए कि इस देश के लोगों के सामने एक नज़ीर रखी जाए कि यह रास्ता अदालतों का बंद करके ट्राइब्यूनल के पास जाने के लिए अपने खोल रखा है, जहां आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा कातिल मिलता ही है मेरा सर। मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। मैं मित्तल साहब को जोड़ना चाहता हूं। मित्तल साहब, ये पूरे केसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ बेहतर केसेस, जेन्युइन केसेस नहीं होंगे, लेकिन इनजेन्युइन बहुत ज़्यादा हैं जहाँ इनजस्टिस है, और इनजस्टिस को रोकने के लिए इंसाफ की खातिर एक साफ सुथरा कानून बहुत ज़रूरी है। अभी जावेद साहब जो कह रहे हैं और जो केसेस आपने देखे हैं, आपकी राय मैं जानना चाहता हूं। जहाँ तक इंदौर का मामला है, उसमें करबला मैदान में ताजिए ठंडा करने की जो अनुमति देने का प्रश्न है, और जैसा कि बताया गया कि आज़ादी के बाद वो जमीन भारत सरकार में या उस राज्य की सरकार में निहित हो गई। मेरा पहला बिंदु ये है कि किसी भी सरकारी जमीन पर राइट टू ईजमेंट या जो एक राइट क्लेम किया जाता है कि हम 30 साल से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर ऐसा कोई एडवर्स पोजीशन भी आप क्लेम नहीं कर सकते, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखें कि हिंदुस्तान भर में चौराहों पर होली जलाई जाती है, तो हर साल होली जलाई जाती है और हफ्तों होली रखी रहती है। तो क्या हिंदू समाज ये कह दे कि वो चौराहे उनकी संपत्ति हो गई, अब इस संपत्ति पर सरकार का कोई हक नहीं है और इस संपत्ति पर से वो किसी को भी गुजरने नहीं देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक सुविधा के लिए अगर चौराहे पर होली जलाने की अनुमति दे दी गई है, या किसी मैदान में होली जलाने की अनुमति दे दी गई है, या किसी मैदान में ताजिया ठंडा करने की अनुमति दे दी गई है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो संपत्ति उस समुदाय को स्थानांतरित कर दी गई है। आप उस संपत्ति पर ना तो एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकते हैं और ना ही राइट टू ईजमेंट क्लेम कर सकते हैं। ठीक सर। आपको उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताने के लिए उस व्यक्ति का नाम भी बताना होगा जिस व्यक्ति ने ये वक्फ किया है, और फिर ये देखा जाएगा ऐसे में तो बहुत सारी संपत्तियां जो हैं वो उससे बेदखली हो जाएगी वक्फ बोर्ड की, है ना। और फिर तीसरा जो प्रतिबंध है हनफी लॉ में, शरिया लॉ में, कि 1/3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते वक्फ को। तो सर बहुत सारी चीजें आपने आप साफ की हैं। एक और केस में दिखाना चाहता हूँ, जावेद साहब को भी और आपको भी, मेरे सहयोगी सब बने हुए हैं। ये गुरुग्राम की है और गुरुग्राम में 100 एकड़ की ज़मीन है। उस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इस ज़मीन पर दुकानें बनी हुई हैं। दुकानदार कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने उन्हें 99 साल की लीज पर यह ज़मीन दे रखी है। इंडिया न्यूज़ बार बार कहता है कि ज़मीनें ली गईं, इमारतें खड़ी की गईं, दुकानें लीज पर दी गईं और लंबे समय से उसका पैसा लिया जाता है, लेकिन बहुत ही मामूली दाम पर। और वक्फ बोर्ड का दावा रहता है कि हम ये संपत्ति हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। 30 साल से ये दुकानदार वक्फ बोर्ड की दुकान लीज पर चला रहे हैं, लेकिन अब उनसे मनमाना किराया वसूलने के लिए तंग किया जा रहा है। ये दुकानदारों के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। गुरुग्राम में वक्फ बोर्ड के अधिकारी ट्रांसफ़र करने के नाम पर और मनमाना किराया वसूलने की बात करने लगे हैं। मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने वहाँ दुकानदारों से बात की है। आप यह बातचीत सुनिए। कई तरह की धांधलियाँ हैं, एक धांधली ये भी है। इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गुरुग्राम के पटौदी रोड के पास हरियाणा वक्फ बोर्ड मार्केट है, और जिन दुकानों को आप इस समय देख रहे हैं ये सारी के सारी दुकानें वक्फ बोर्ड की हैं, लेकिन काफ़ी सालों से ये दुकानदार इन्हीं दुकानों पर बैठे हुए हैं। और जो वक्फ बोर्ड ने पहले लीज पर ये दुकानें दी थी और इसी लीज पर इस समय ये तमाम दुकानदार कई सालों से बैठे हुए हैं। और इस समय आपने देखा कि 8 अगस्त 2024 को जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 जब पेश किया गया था, तो सरकार और विपक्ष आमने सामने थे। जब आपने ये वक्फ बोर्ड की दुकान को लिया, उस समय कितने रुपए लीज पर लिया था ये दुकान और कितने साल का पट्टे पर लिया? 99 ईयर्स। 99 साल। हाँ। किराया क्या था उस समय? किराया उस टाइम था 450 रुपये। ठीक
हाँ। और क्या परेशानी आती है इसके अलावा, और क्या दिक्कतें? दिक्कतें यही हैं जी, जो हमारे पास इनकी लिखी हुई सारी फाइल पड़ी है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम किराया बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद ये मनमानी करें, रसीद देते हैं पुराने रेट की, पुराने उस पे, और ये जो बढ़ा हुआ किराया इसकी कोई रसीद नहीं है। मतलब बढ़े हुए किराए की कोई रसीद नहीं देते हैं, और जो पैसे मांगते हैं वो 450 रुपए की रसीद दे करके मांग लेते हैं। हाँ, पैसा जो लेंगे 450 नहीं, ये मांगते हैं 800 रुपये, और हमें रसीद देंगे 450 रुपये के हिसाब से। अच्छा, कोई ट्रांसफर के नाम पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत उगाई या चलती है? ट्रांसफ़र के नाम से चल रहा है जी, जिससे जो आ जाए मांग लेते हैं, कोई 3 लाख रुपए, कोई 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र के। इस मामले में दो बातें हैं। एक, जिस मार्केट में हज़ारों का रेंट चल रहा है वहाँ 400 रुपये का रेंट क्यों है, और बढ़ा करके 800 रुपये आपने कर दिया है, तो उसका रिसीट आप नहीं दे रहे हैं। यह पूरी ज़मीन यहाँ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अगर मैंने ये मान भी लिया कि कागजी तौर पे बोर्ड की है, तो 99 साल के लीज पे ये पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसे का रिकॉर्ड या हिसाब किताब कहाँ है? वक्फ बोर्ड के साथ जो सबसे बड़ी धांधली है कि जो पैसा आ रहा है उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, न खाता न बही। वक्फ बोर्ड जो कह रहा है वही सही, ऐसी स्थिति है। ये गुलशन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन लेता पैसा कौन है, पैसा जाता कहाँ है, उसका हिसाब क्या है? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव में ऐसी एक जगह जो मैंने आपको दिखाई है वो पटौदी रोड है, लेकिन ऐसी और भी अन्य कई जगह हैं, चाहे वो हम चोमा गांव कह लें, सराय आलावर्दी कह लें, धनकोट कह लें। ऐसी कई जगह हैं जहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन है, और उस जमीन पर भी लोगों ने काफी सालों से जो है वो बैठे हुए हैं, लीज पर ली हुई थी। लेकिन जब हम पटौदी रोड पर पहुंचे तो पटौदी रोड के जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे थे कि हमने 99 साल की लीज पर ये जमीन ली है, लेकिन उस समय जो किराया था और अब जो किराया है उसमें मनमाना किराया ये वसूलते हैं, और रसीद के नाम पर वो उतनी रसीद नहीं देते हैं। हालांकि अभी ये जो मामला है ये कोर्ट में लंबित है। फिलहाल अभी ना ही वक्फ बोर्ड किराया ले रहा है इन दुकानदारों से, और ना ही अब दुकानदार वक्फ बोर्ड को ये किराया दे रहे हैं। हालांकि जब इसकी कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट में उन्होंने ये कहा था, वक्फ बोर्ड की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी कि ये दुकानदार जो है किराया नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनकी दुकान खाली कराई जाए। लेकिन जब दुकानदारों ने अपने पक्ष जब कोर्ट में रखा तो ये रखा कि हम तो किराया दे रहे हैं, ये किराया ले नहीं रहे हैं और मनमाना किराया ये वसूल रहे हैं। ठीक। हालांकि मैं जावेद अहमद साहब कम से कम सैकड़ों ऐसे केस आपके सामने रख सकता हूं जिसमें ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और उस ज़मीन पर किस उद्योगपति ने मकान बना रखा है। ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और एक राजनेता है जो उसका मार्केट उस पर चलता है या मॉल चल रहा है। ज़मीन सरकार की है, वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। ज़मीन गांव की है, वक्फ बोर्ड ने नोटिस डाल रखा है। तो ये जितने भी सवाल हैं, मित्तल साहब, अगर इस देश में कानून नहीं बनता है, जो मौजूदा कानून है उसने इतनी खुली छूट दे रखी है, तो स्थितियां विस्फोटक हो सकती हैं। देखिए, वक्फ के कानून में कांग्रेस के शासन में मनमानी तरीके से संशोधन करके वक्फ बाई यूजर, जिसका मुस्लिम लॉ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, तीन ही तरीके के वक्फ, चार तरीके मैं के सिर्फ वक्फ आपसे होते ये हैं। कह रहा हूं कि हम नौकरी करेंगे तो हम टैक्स रिटर्न देंगे, कोई कारोबार करता है उसका एक टैक्स डिटेल्स होते हैं। ये वक्फ के पास अरबों खरबों की संपत्ति है और कोई भी रिकॉर्ड नहीं। देखिए, रिकॉर्ड तो होना चाहिए, और जहां तक सरकारी जानकारी है उनके पास तो होगी, बोर्ड के पास तो होती होगी, लेकिन वो इनकम के बारे में, खर्चे के बारे में सरकार को जानकारी नहीं देंगे तो पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में लग रहा है। यही मान्यवर, यही तो धांधली हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुकान जब किराए पे दी जाती थी 30 साल 40 साल पहले, तो उनसे मोटा प्रीमियम भी लिया जाता था, और वो प्रीमियम जो है वो तथाकथित मुतवल्ली या वो वक्फ बोर्ड उसको हजम कर गए होंगे। आपको ध्यान होगा, ये एक प्रैक्टिस है। ये अगर आप किराया, तो कोई दुकान 400 रुपये किराए पे ले रहे हैं तो उसकी 40 लाख रुपए आपको पगड़ी भी देनी पड़ती है, तब वो 400 रुपये किराए पर है, वरना उसका किराया 40,000 रुपये महीने होना चाहिए।
तो ये एक बड़े पैमाने पर धांधली हो सर, रही है। इंडिया न्यूज़ की टीम जो लगातार उद्देश्य पूरे है। देश में इस तरह के मामलों को सामने लाने की कोशिश में है। हम राज्य दर राज्य, शहर दर शहर जा रहे हैं। फिरोज़ और एहतियाब दोनों के पास मैं जाना चाहूँगा। फिरोज़, ये एक मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे तो पता नहीं कितने मामले होंगे। बिल्कुल साहब, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बहुत सी करबला हैं, बहुत से वक्फ हैं। खासकर करबला की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर तो ये आलम है साहब कि खबरें बेची जा रही हैं और खबरों का कोई रेट नहीं है कि कितने कितने लाख रुपए की कौन कौन सी खबर होगी, कोई हिसाब किताब नहीं है। खबरें मनमाने रेट से बेची जा रही हैं। बड़े मतलब इसके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, बहुत लोग इसमें नाराज थी, लेकिन मनमाने ढंग से वहां के ऊपर जो खबरों का पैसा है वो लिया जाता है। और तमाम ऐसे हैं, अंदर मकान भी लोगों को दिए जाते हैं बनाने के लिए, उन लोगों से भी पैसा जो है वो वक्फ के नाम पर वहां पे लिया जाता है। अभी हाल ही में हम बात कर लें शिया वक्फ बोर्ड की, तो जो वक्फ बोर्ड के अंदर जितने जो एम्प्लॉय वहां के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी 2-4 दिन पहले ही इन लोगों का प्रदर्शन यहाँ के ऊपर चल रहा था कि करीब 14 महीनों से उन लोगों को वेतन नहीं मिला है। वो सब जो है परेशान थे। तो ऐसे ऐसे वहां पे जो पैसा आ रहा है, वक्त का पैसा आके फिरोज, आप इस तरह की स्टोरी लगातार किया कीजिए, ये बड़े खुलासे हैं। फिरोज कह रहे हैं कि कब्रगाहों के भीतर कब्र आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि कब्रगाहें जो होती हैं वो वक्फ के तहत आ जाती हैं, वो उनकी संपत्ति हो जाती हैं। मस्जिद बन गई, मज़ार बन गई, वक्फ की ऑटोमेटिकली संपत्ति हो जाती है। जबकि मित्तल साहब कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति के लिए ज़रूरी है कि दान दाता हो। वक्फ मतलब दान। हवा में दान कहाँ से आ जाता है? सरकारी ज़मीन दान कैसे हो जाएगी? कोई गांव आपका है नहीं, दान कैसे हो जाता है? इसका मतलब ये कि धांधली है, बड़े पैमाने पर है। एहतियाब 30 सेकेंड। ये पूरे मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का एक नेक्सस काम करता है। मुझे लगता है कि आपको भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनी स्टोरीज करने की जरूरत होगी। राणा जी, बिल्कुल निश्चित ही मध्य प्रदेश, ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं, हम शहरों की बात छोड़ दें, अगर जिले स्तर पे भी जाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की स्टोरीज होती है। और जिस बात का आप जिक्र करें थे राणा जी, मैं उस बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि वक्फ का मतलब होता है दान। अब दान, अगर इंदौर वाले एग्जाम्पल को ही हम देख लेते हैं कि अगर वहां उस वक्त राजा होलकर ने ये परमिशन दी थी कि आप जाकर वहां करबला के दिन धोबी घाट पर जो ताजगी है उनको ठंडा कर लीजिए। 1984 में ये वक्फ अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेता है। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि इस तरह के कितने खेल हो रहे हैं। बेशक बेशक, और इस तरह की चीजें सिर्फ इंदौर का एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम देखने जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के कई एग्जाम्पल सामने आएंगे। देश भर में तो ये कहा जाए कि एक इंडिया न्यूज़ की कोशिश यही है कि देश भर में इस तरह की जो धांधलियां हैं, गोरख धंधे हैं, वो बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे हैं, उनको हम सामने लाएं और वो असलियत बताएं, जिस असलियत को लेकर के हम बार बार एक आवाज़ उठाते हैं कि इस देश में इंसाफ की खातिर ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड के भीतर घुसा जाए, उसके नियम कायदों को दुरुस्त किया जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मित्तल साहब, आपका तो तहे दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत सारी क्लैरिटी देने के लिए दर्शकों को। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर आप सर्वे ही कराना चाहते हैं तो इसका ऑल राउंड दी वर्ल्ड कराइए। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। 57 मुस्लिम कंट्रीज में कितने मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अनोखा है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए इस्लाम अनोखा है? ये एक वाजिब सवाल है सर कि अगर जो घोषित इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां भी आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी जो व्यवस्था हिंदुस्तान के भीतर दिख रही है, और इसको राजनीति ने पैदा किया, वोट की राजनीति ने पैदा किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका।